हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट रेल मॉडल प्रश्न पत्र 2023 है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक है, और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान और क्लास है 10, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो हम लोग आज सामाजिक विज्ञान का सेट 2 को हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिसमें से हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकारें होती थी। इसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। इस प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं। इसका उत्तर हम लोग पॉइंट वाइज कर सकते हैं। पहला है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। तीसरा पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। और चौथा पॉइंट हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, एक को हम युक्तिपरक कहते हैं, यह लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। पांचवा में है, नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, और उम्मीद है आप लोग कॉपी में नोट करते जाते होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट होते हैं और जो सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं, उसे हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका घटक को भी जान लेते हैं। एक राजनीतिक दल के घटक, तो पहला दल का नेता होना चाहिए, दूसरा दल के सक्रिय सदस्य होना चाहिए, और तीसरा दल के अनुयायी होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर में है, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, भारत के एक छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ और मध्य झारखंड राज्यों के बीच स्थित एक पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों से भरपूर पठार है, इसलिए इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं। इस प्रकार है, तो आइए हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर है, प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को जब उस देश की उस वर्ष की
वधी तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देता है। अर्थात यह बताता है कि उस देश में उत्पन्न होने वाली धनराशि को यदि बांटा जाए तो सबके भाग में कितना पहुंचेगा। इस प्रकार आप लोग प्रति व्यक्ति आय को लिख सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5×2 यानी टोटल आपका 5 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम लोग इसका पहला आंसर को जानते हैं। तो पहला है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो क्या बदलाव किए थे तो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। पहला पॉइंट में जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर उसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या था, नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया। तीसरा पॉइंट है, उसने 1804 एक नागरिक संहिता तैयार कर फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। इसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाकर सामंती व्यवस्था को समाप्त किए और उसमें किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलवाई। और चौथा पॉइंट है, उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी संघ के नियंत्रण को हटाया। और पांचवा पॉइंट है, नेपोलियन ने यातायात और संचार सुविधा में सुधार किया। छठा पॉइंट, एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू कर व्यापारियों को पूंजी के आवागमन में आसान किया। सातवां पॉइंट है, एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को जानते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। पहला, 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों की पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियां का उपहास उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक भय देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का उपहास उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर चोट करने में पीछे नहीं रहे। दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, मुद्रण ने समुदाय के बीच केवल मतांतर उत्पन्न नहीं किए, अपितु इसने समुदायों को भीतर से और अलग अलग भागों को पूरे भारत में से जोड़ने का काम भी किया। समाचार पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाते थे, जिससे अखिल भारतीय पहचान उभरती थी। तीसरा पॉइंट, कई पुस्तकालय भी मिल मजदूरों तथा अन्य लोगों द्वारा स्थापित किए गए ताकि वे स्वयं को शिक्षित कर सकें। चौथा पॉइंट, कई पुस्तकालय बेमेल मस्तूरी तथा
ने लोगों द्वारा स्थापित किए गए ताकि वे स्वयं को शिक्षित कर सके। इससे राष्ट्रवाद का संदेश प्रचारित करने में मदद मिली। इस प्रकार दोस्तों आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। 5वां नंबर, जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो आइए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी घटती हुई हिस्सेदारी इस उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से जूट का सामान बनने की कोई नई इकाई स्थापित नहीं की गई। मांग की कमी होने के कारण जूट उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को नोट डाउन कीजिए। 6वां नंबर, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण सहित वर्णन करते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों द्वारा और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप लोग इतना आंसर इसका कीजिएगा। और इसका आगे भी हम लोग ऐसे है, तो ये नहीं है आप लोग का, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए। तृतीयक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनी की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इतना आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए हम लोग इसका अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के बीच अंतर यह है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब अधिशेष श्रम नियोजित होता है, जिसमें से कुछ कर्मचारियों के पास शून्य या लगभग शून्य सीमांत उत्पादक होती है। जबकि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति वर्ष के कुछ निश्चित समय में बेरोजगार होते हैं, क्योंकि वे उद्योग में नियोजित होते हैं। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये टोटल 5 क्वेश्चन है, तो इसमें से 5 में आपको सिर्फ 3 ही बनाना है, ठीक है। और ये 5 नंबर का है, इसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया उसका क्या महत्व था? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को जान लेते हैं, क्या महत्व था। आइए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं इस प्रकार, फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। मारियान, इसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों मारियान की छवि डाक टिकटों पर अंकित की गई। नेक्स्ट है आपका इसमें जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है।
इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने भाई को इस तरह सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि इस टाइप का जितना भी मॉडल प्रश्न पत्र आया है सारा को मैं एक एक करके अपलोड करता रहूँगा। आइए हम लोग नेक्स्ट, दूसरा है लोकतंत्र किस तरह की उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार होगा फ्रेंड, लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। पहला पॉइंट, उत्तरदायी सरकार का गठन। लोकतंत्र में जनता स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीकों से संपन्न होते हैं। इसके अलावा प्रमुख सार्वजनिक विषयों तथा विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस हो सकती है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, जिम्मेवार सरकार का गठन। लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवार होती है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह अपना कार्य जिम्मेवारी से करेगी। जनता लोकतंत्र में सरकार से कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं, जिससे सरकार की नीतियों और कार्यों में पारदर्शिता आती है और जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। तीसरा, वैध सरकार का गठन। लोकतंत्र में वैधानिक सरकार भी होती है। जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो ऐसे एकदम त्याग पत्र देना पड़ता है, जिससे उसकी वैधता समाप्त हो सकती है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। चुनावी प्रक्रिया ही सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है। इस प्रकार इसका आंसर को कीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग इसका प्रमुख कारणों का वर्णन करते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, उद्योग हर जगह पर विकसित नहीं हो पाते। उनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां उत्पाद के निर्माण और विक्रय पर लागत कम से कम आए और अधिक से अधिक लाभ हो। ऐसी अवस्थिति का चयन काफ़ी सोच विचार के उपरांत किया जाता है। किसी भी उद्योग की अवस्थिति अनेक प्रकार के कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका पहला कारक है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है बाजार। उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जहां तैयार माल की मांग हो और वहां के निवासियों में उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता भी हो। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होने वाले उद्योग हैं। पहले पॉइंट में है ह्रासमान भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योग, जैसे चीनी उद्योग। दूसरा पॉइंट है भारी कच्चा माल प्रयोग करने वाले उद्योग, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा, कच्चे माल का भार कम होने वाले उद्योग, जैसे तांबा। चौथा पॉइंट है शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जैसे दुग्ध पदार्थ, डिब्बाबंद फल आदि।
तीसरा पॉइंट है शक्ति के साधन, वे उद्योग जिन्हें अधिक शक्ति की आवश्यकता है शक्ति स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। चौथा पॉइंट है श्रम आपूर्ति, कंप्यूटरों के बढ़ते उपयोग, यंत्रीकरण, स्वचालन और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन के कारण उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता थोड़ी कम हुई है। फिर भी औद्योगिक विकास के लिए उचित वेतन पर सही श्रमिकों का महत्व आज भी बना हुआ है। पांचवा, परिवहन एवं संचार की सुविधा, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं उद्योगों की अवस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। उद्योग के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति। सरकारी नीति में उद्योग के अवस्थितीकरण को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक हैं। उपर्युक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर को कीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं 4 नंबर, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका हम लोग आंसर इस प्रकार देखते हैं। तो उत्तर, विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली सदी में दुनिया के तेजी से औद्योगिकरण से अस्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। यह महसूस किया जाता है कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण किया है। स्थिरता प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। यदि हम उन्हें आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो विकास के लिए हमारे वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन यदि हम तेज़ी से आर्थिक विकास के लालच में उनका उपयोग करते हैं तो हमारी दुनिया एक विशाल बर्बाद भूमि बन सकती है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।